डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर मैं आपके सामने आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड चैप्टर जो है इसको खत्म करवाने के लिए आ गया हूं और पार्ट 5 आज हम करने जा रहे हैं और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम 6th स्टार्ट करने वाले हैं। और मैंने आपको कहा था कि जिस तरीके से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का टेस्ट हुआ था, वैसे ही जैसे ही 6 चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 पूरा मिक्स आपका टेस्ट होगा। लास्ट टाइम जैसे 60 क्वेश्चन था तो इस बार भी आपका 60 के आसपास ही होने वाला है, लेकिन मिक्स होगा। इसीलिए मिक्स होगा, इसी बहाने आप लोग रिवाइज करोगे। आप लोग रिवाइज करते नहीं हो, टेस्ट का जो डर होगा वो आपको बढ़ाएगा। चलो तो इसको भी खत्म कर देते हैं और खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन करता हूं मैं, क्या ऑथर का नाम। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के ऑथर का नाम मैं नहीं पूछूंगा आपसे, मैं आपसे पूछूंगा आई हैव ए ड्रीम के राइटर का नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन, ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर का नाम क्या है, जल्दी से आप मुझे कमेंट कर देंगे। कल आपसे मैं पूछूंगा कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं ये किस साल पैदा हुए थे और कब इनका असैसिनेशन हुआ था। ये 2 क्वेश्चन कल पूछूंगा मैं आपसे, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड रिटन बाय बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल। तो इसमें 10th, 11th, 12th पॉइंट हम लोग करेंगे, 13 करेंगे। तो पैराग्राफ 10 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 1 और ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 77। What major development is described as possibly preceding or following the origin of language? कह रहे हैं कि क्या संभवतः, जैसे मान लो कि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज से पहले प्रीसीडिंग मतलब पहले, जब भाषा का इजाद हुआ था तो भाषा जब से हम बोलने लग गए, भाषा हमारे समाज में आया, तो ये कह रहे हैं कि संभवतः या तो पहले या उसके कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद क्या आया था। भाषा के कुछ पहले या कुछ समय बाद क्या आया था। ऑप्शन ए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यूज ऑफ टूल्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। ऑप्शन डी, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो हम जानवर को घरेलू बनाने लग गए थे, क्या ये इसी के आसपास आया था, लैंग्वेज से पहले या कुछ समय बाद, या जो हम औजार का यूज करने लग गए थे, या आग का प्रयोग करने लग गए थे, या हमने खेती का इन्वेंशन कर लिया था, खोज कर लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। लैंग्वेज जब हमने शुरुआत किया अपने समाज में भाषा बोलना, तो उसी से थोड़ा पहले या बाद में लेखक कह रहे हैं कि हमने आग का प्रयोग करना सीखा था या आग प्रयोग करने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट वाज द इनिशियल यूज ऑफ फायर अकॉर्डिंग टू द ऑथर। कह रहे हैं कि ऑथर के हिसाब से शुरुआती फेज में आग का किस तरीके से प्रयोग होता था। टू कुक फूड, टू प्रोवाइड लाइट, टू बर्न फॉरेस्ट्स, टू स्केयर एनिमल्स अवे। खाना पकाने के लिए, प्रकाश देने के लिए, टू बर्न फॉरेस्ट, जंगल को जलाने के लिए, या जानवरों को भगाने के लिए, उनको डराने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा टू स्केयर एनिमल्स अवे। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट सेकेंडरी बेनिफिट ऑफ फायर इज मेंशन्ड। कह रहे हैं कि एक तो फायदा ठीक है, दूसरा और क्या फायदा था जो लेखक ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ब्राइटनेस, वार्मथ, स्मोक सिग्नल्स या क्लीनलीनेस। कह रहे हैं कि उससे ब्राइटनेस आती थी, चमक आती थी, प्रकाश आसपास फैल जाता था, गर्मी मिलती थी,
उससे धुआं जो निकलेगा आग से, तो दूर से कोई देखेगा तो एक सिग्नल के रूप में काम करेगा। क्लीनलीनेस, सफाई का काम करता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि उससे क्या मिलता था, गर्मी मिलता था, ठंड से हम लोग को राहत मिलती थी। तो ये सेकेंडरी बेनिफिट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट एक्सीडेंटल डिस्कवरी मे हैव लेड टू कुकिंग। कह रहे हैं कि कौन सी एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी। व्हाट एक्सीडेंटल डिस्कवरी मे हैव लेड टू कुकिंग, मतलब कुछ ऐसी दुर्घटनावश किसी चीज का खोज हो गया जिसने कुकिंग का इजाद किया आगे जाकर। तो इसमें लेखक ने बताया है कि शायद कई ऐसे थीसिस हैं कि एक बच्चा खेलते खेलते गलती से उसके मीट का टुकड़ा आग में गिर जाता है, उसके पापा खूब उसको डांटते हैं, लेकिन फिर उसको खाते हैं तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। तो उस वक्त से खाने का, पका के खाने का प्रचलन स्टार्ट हो गया, क्योंकि अच्छा लगा। बेटे को फालतू में ही पापा ने मार दिया। तो ये कह रहे हैं कि वो बच्चे ने जो अचानक से कर दिया, उसी ने क्या कर दिया, आगे जाकर कुकिंग का इजाद करा दिया। कुकिंग मतलब किसी को पकाकर खाना। तो बताओ यहाँ पर, अब तो आपको आंसर पता ही चल गया होगा। बताओ क्या होगा, ड्रॉपिंग मीट इनटू बॉइलिंग वाटर होगा, बर्निंग वुड होगा, ए चाइल्ड थ्रोइंग मीट इनटू द फायर होगा, ग्रिलिंग मीट ऑन स्टोन्स होगा। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि बच्चे ने जो क्या है, आग में मीट को फेंक दिया था, जिसने लेखक के हिसाब से कुकिंग का इजाद किया। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट डिड द डिस्कवरी ऑफ फायर कुक्ड मीट लीड टू। न्यू रिलीजियस रिचुअल्स, द इन्वेंशन ऑफ पॉट्स, द बिगिनिंग्स ऑफ कुकिंग, एग्रीकल्चर। तो जो ये आग से, जो मीट पकने से किस चीज की शुरुआत हुई, तो हमने शुरुआत कर दी किस चीज की, कुकिंग की, पकाकर खाने की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इफेक्ट डिड द डोमेस्टिकेशन ऑफ काउज एंड शिप्स लाइकली हैव। मेड लाइफ हार्डर, कॉज्ड डिजीज, reduced food supply, made life more pleasant and secure। कह रहे हैं कि जो हमने जानवरों को, जैसे गाय को, भेड़ को, जो हमने उनको घरेलू बनाया, अपने घर में जो पाल रहे हैं, उनको ख्याल रख रहे हैं उनका, ये डोमेस्टिकेशन का मतलब घरेलू उनको बना लेना। तो जो हम भेड़ को, गाय को जो घरेलू बना रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ा, इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इसने हमारे जीवन को हार्ड बना दिया है, क्या इससे बीमारी फैली है, रिड्यूस्ड फूड सप्लाई, क्या इससे जो खाने की जो पूर्ति है, ये सप्लाई है, उसका कम हुआ है, मेड लाइफ मोर प्लेजेंट एंड सिक्योर, जो जीवन है बहुत ही आनंदमयी और सुरक्षित बना दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेड लाइफ मोर प्लेजेंट एंड सिक्योर। आप लोग देखो कि जानवर हैं तो आपको आपका जो शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो बड़ा आसानी से मिल जा रहा है। आप समझो कि हमारे यहाँ पर हर कोई इतना पैसे वाला नहीं है कि दूध के अलावा जो चीज़ें हैं वो सारी महंगी हो जाती हैं। अगर आपको डाइट में प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन के लिए बहुत पैसा वगैरह चाहिए होता है, आपको अलग से बहुत महंगा महंगा प्रोटीन आता है। लेकिन वही हमारे किसान भाई के यहाँ या हमारे गांव में दूध अवेलेबल है। और दूध क्यों अवेलेबल है? क्योंकि हमारे पास क्या है, गाय है, भेड़ है, भैंस है। तो इसने हमारे लाइफ को बहुत इजी बना दिया है, बहुत ही प्लेजेंट बना दिया है, खुशनुमा कर दिया है और सिक्योर कर दिया है। सिक्योर किससे? बीमारी से हमें सुरक्षित रख रहा है। दूध में कहा जाता है कि सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट डू सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स बिलीव अबाउट अर्ली डोमेस्टिकेशन। कह रहे हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वैसे लोग को कहते हैं जो मानव किस तरीके से बदला है, किस तरीके से अपना समाज को बनाया है, किस तरीके से रीति रिवाज बनाए हैं, इन सब की जो पढ़ाई करता है उसी को बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट।
तो कह रहे हैं कि बहुत सारे, मतलब कि व्हाट डज सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कह रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो जो पहले जो डोमेस्टिकेशन लोग करते थे, पहले जो जानवर को घरेलू बनाते थे, उनके बारे में इन्होंने क्या कहा है या क्या विश्वास रखते हैं। ऑप्शन ए, इट वाज केयरफुली प्लान्ड। ऑप्शन बी, it was driven by warfare, it was not originally seen as useful, it was based on government control। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं पहले इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो एनिमल हैं इनसे हमें कुछ फायदा हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव एन अट्रैक्टिव थ्योरी that the utility of domestic animal was not foreseen। कह रहे कि पहले जानवरों को रखना इसलिए क्योंकि हमें उसका कुछ लाभ हो सकता है, ये कभी हम इंसानों ने नहीं सोचा था। तो इस चार ऑप्शन में से आपका ये ऑप्शन जो बिल्कुल सुटेबल है, इट वाज नॉट ओरिजिनली सीन एज यूजफुल। पहले स्टार्टिंग में इसको हमने इस तरीके से नहीं देखा था कि चलो गाय को पालते हैं क्योंकि ये हमारे लिए प्रयोग में आएगी। ये मानना है किसका, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी व्हिच फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड द टेमिंग ऑफ एनिमल्स। ऑप्शन ए, जियोग्राफी, रिलीजियस वर्शिप, स्पीड ऑफ एनिमल्स या एनिमल स्ट्रेंथ। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, थ्योरी के हिसाब से। थ्योरी किसको बोलते हैं, जब हम कुछ किसी चीज को बताते हैं तो कुछ हम सिद्धांत देते हैं, कुछ धारणा रखते हैं, तो वही सिद्धांत का ही इंग्लिश होता है क्या, थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, सिद्धांत के हिसाब से कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसने प्रभावित किया है क्या, द टेमिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाने के लिए प्रभावित किया है। किस सिद्धांत क्या बताता है, सिद्धांत के हिसाब से क्या पता चला। तो थ्योरी के हिसाब से कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपना सिद्धांत दिया है, अपना मत दिया है कि ज्योग्राफी के हिसाब से या धार्मिक जो पूजा पाठ होता है उसके हिसाब से, या स्पीड ऑफ एनिमल, जो जानवर तेज भागते हैं उस हिसाब से, या जो जानवर की ताकत होती है उस हिसाब से, किन कारणों से लोग जो हैं वो जानवर को पालतू बनाने के लिए प्रभावित हुए। तो अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट, रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक कारणों से जिन जिन जानवरों की पूजा वगैरह की जाती थी उसको लोगों ने क्या किया, पालतू बनाने की शुरुआत की। जैसे कि हमारे धर्म वगैरह में गाय की पूजा की जाती थी तो हमने गाय पाला। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट हैपेंड टू ट्राइब्स दैट वर्शिप्ड डेंजरस एनिमल्स। कह रहे हैं कि वैसे समुदाय का क्या हुआ जिसने बड़े ही खतरनाक जानवरों की पूजा की। अब क्या हुआ, उस वक्त तो हमारा समाज इतना डेवलप हुआ नहीं था, तो धर्म के आधार पर पालते थे। तो जिन समुदायों में शेर, मगरमच्छ, ऐसे ऐसे जानवरों को उनको पूजा करते थे। अब कह रहे हैं कि ऐसे खतरनाक जानवर को अगर कोई पालेगा, क्योंकि थ्योरी के हिसाब से क्या है, सिद्धांत एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या दिया कि धर्म में जिस चीज की पूजा होती थी वो लोग पालतू बना लेते थे। तो जिस धर्म में जो समुदाय खतरनाक जानवरों की पूजा करते थे तो वो पालेंगे, और वो पालेंगे तो उनके साथ क्या होगा। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब आप ही अगर मान लो कि कोई शेर पाल लेते हो तो क्या होगा, आपका अस्तित्व रहेगा या हड्डी का अस्तित्व रहेगा, मांस चला जाएगा, क्या होगा बताओ। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए, दे फ्लरिश्ड, दे मूव्ड अवे, दे डाइड आउट, दे टेम्ड दोज एनिमल्स। तो वैसे व्हाट हैपेंड टू ट्राइब, उन समुदाय का क्या हुआ जो खतरनाक जानवरों की पूजा करते थे, वो काफी फ्लरिश हुए, काफी उनकी समृद्धि हुई, काफी फले फूले। दे मूव्ड अवे, दूर चले गए। दे डाइड आउट, वो मर गए, खत्म हो गए। दे टेम्ड दोज एनिमल्स, उन्होंने उस जानवर को क्या किया, पालतू बनाया।
तो राइट आंसर हो जाएगा कि उन समुदाय का क्या हुआ, खत्म हो गए, मर गए, क्योंकि खतरनाक जानवर को अगर कोई पालेगा तो वो क्या होगा, उसका शिकार बनेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। Which tribes are said to have prospered? कह रहे हैं कि कौन सा जो ट्राइब है वो ज्यादा समृद्ध हुआ है, वो ज्यादा फला फूला है, वो कौन सा मतलब ट्राइब्स है, कौन सा समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन ए, those that worshipped cows or sheep, those that hunted elephants, those that raised camels, those that avoided religion। कि वो ट्राइब्स जो गाय और भेड़ की पूजा किए, वो ट्राइब या वो समुदाय जिन्होंने हाथी का शिकार किया, वो समुदाय जिसने ऊंट पाले, वो समुदाय जिन्होंने दैट अवॉइडेड रिलीजन, जिन्होंने रिलीजन को माना ही नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जिन्होंने गाय और भेड़ की पूजा की है या पाला है, वो जो समुदाय है ज्यादा समृद्ध हुआ है। इसलिए क्योंकि अगर कोई खतरनाक जानवर कोई पालेगा तो उसको तो खा जाएगा, तो वो कैसे बढ़ेगा आगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज मोर इंपॉर्टेंट देन एनिमल डोमेस्टिकेशन। कह रहे कि जानवर को जो हमने घरेलू बनाया उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण किस चीज का लेखक ने वर्णन किया है। यूज ऑफ टूल्स, एग्रीकल्चर, पोट्री या लैंग्वेज। तो राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। अगर हमने जानवर को घरेलू बनाया है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज का वर्णन किया है यहां पर लेखक ने, वो किया है किसका, कृषि का। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट डिड एग्रीकल्चर इनडायरेक्टली लीड टू अकॉर्डिंग टू पैसेज। कह रहे हैं कि पैसेज के हिसाब से अप्रत्यक्ष रूप में कृषि ने किस चीज में नेतृत्व किया है। ट्रेड नेटवर्क में, व्यापार में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, ब्लड थर्स्टी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, एग्रीकल्चरल एजुकेशन में। तकनीकी विकास हुई है उसके लिए, ब्लड थर्स्टी मतलब खूनी एकदम धार्मिक जो प्रैक्टिसेस होती हैं, रीति रिवाज हैं, उसको इसने बढ़ावा दिया है। एग्रीकल्चरल एजुकेशन कृषि से संबंधित जो शिक्षा है उसको इसने बढ़ावा दिया है। तो इस कहानी में या इस ऐसे में, इस निबंध में बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल ने हमें बताया है कि इस खेती की वजह से लैंड जो है, जो भूमि है, उसकी फर्टिलिटी को, उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए पूजा होती थी। उस पूजा में बलि दी जाती थी और बलि में खून बहता था। तो यहां पर यही ये कह रहे हैं कि पैसेज के हिसाब से एग्रीकल्चर जो है किस चीज को बढ़ावा दिया है, तो ब्लड थर्स्टी रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट वाज ऑफन इंक्लूडेड इन फर्टिलिटी राइट्स। कि जो उर्वरता के लिए, फर्टिलिटी मतलब जो भूमि की उपज करने की जो क्षमता है उसी को उर्वरता बोलते हैं। तो उस उर्वरता के लिए जो राइट्स होते थे, जो पूजा पाठ होता था, उसमें क्या शामिल होता था अक्सर अगर देखा जाए तो। ऑप्शन ए, ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड कैनिबलिज्म, कि जो मानव का बलि देना, या कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म का कहा जाता है कि खुद की जैसी जाति है, खुद की जैसा प्रजाति है, उसको खाना। जैसे मान लो कुत्ता को खा रहा है तो वो कैनिबलिज्म में हो जाएगा, इंसान को खा रहा है तो वो कैनिबलिज्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, क्या ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी डांस, ऑप्शन सी आर्ट, ऑप्शन डी फायर रिचुअल्स। आग से संबंधित, अग्नि से संबंधित कुछ रिचुअल्स होते थे, कुछ पूजा पाठ होता था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड कैनिबलिज्म, कि फर्टिलिटी राइट्स जो हैं, उसकी उर्वरता की जो पूजा पाठ होता था उसके लिए बलि दी जाती थी। अब तो हम बहुत सुधर गए हैं, अब तो बलि नहीं होती है, पूजा होती है।
अब हमारे अंदर ज्ञान आया है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना है, किसी को दर्द नहीं देना है। बट यहाँ पर पहले जब हम इतने ज्ञानी नहीं हुए थे, हमारा समाज उतना अच्छा समझदार नहीं बना था, तब जो है हम लोग ह्यूमन का सैक्रिफाइस करते थे, मानव का बलि दे देते थे। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट डिड वर्शिपर्स ऑफ मलोच बिलीव वाज नेसेसरी फॉर क्रॉप्स टू ग्रो। कह रहे हैं कि व्हाट डिड वर्शिपर्स ऑफ मलोच, कह रहे हैं कि मलोच एक समुदाय है, उनके जो पुजारी होते थे वो क्या विश्वास रखते थे कि फसल को अगर उपज अच्छा करना है तो ये चीज जरूरी है। वो क्या था? देखो आप मतलब ऑप्शन देखकर ना जो आंसर होगा आपका ना रूह मतलब कांप जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा भी हमारा कोई समाज हुआ करता था और ऐसा भी ये मलोच होते थे। आपने मलेच सुना है? मलेच, तो मुझे लग रहा है ये मलेच शब्द मलोच से ही आया है। अब देखो रेन डांसेज, क्या उनको ये लगता था कि बारिश में नाचेंगे तो फसल की उपज ज्यादा होगी? सनलाइट वर्शिप, अगर सूरज के प्रकाश की पूजा करेंगे तो फसल अच्छी होगी। चाइल्ड सैक्रिफाइस, बच्चों की बलि देंगे तब फसल अच्छी होगी। ऑप्शन डी एनिमल ऑफरिंग, अगर हम भूमि को जानवर काट के और अगर भेंट में देते हैं तब जाके फसल ज्यादा होगी। तो आप समझो कि ये चीजें तो नहीं है। इसमें से आप सोचोगे कि सर ये होगा जानवरों को बलि देना, नहीं, इससे भी निर्दयी थे हम लोग, बच्चों की बलि। ये जो मलोच है बच्चों की बलि दी जाती थी, छोटे छोटे बच्चों की बलि दी जाती थी। ये बोलते थे कि धरती माँ को बच्चों की बलि दी जाए, धरती माँ को बच्चों का खून पसंद है, जितना खून बहेगा उतना ही जो है जो उपज है वो बढ़ेगी। कितना गंदा सोच था। अब ये हवा से बोतल ढनढना रहा है तो उससे आप लोगों ने घबराना है। हवा चल रही है और पानी का बोतल रखा हुआ है, गिर रहा है। तो यहां पे आप लोग को अब आंसर क्लियर हो चुका होगा कि ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, व्हिच ग्रुप इज कंपेयर्ड टू एंशिएंट फर्टिलिटी कल्ट्स? रोमन सेनेटर्स, इवेंगेलिकल्स ऑफ मैनचेस्टर, चाइनीज मॉन्क्स, इजिप्शियन प्रीस्ट्स। कैसे कि कौन सा जो समूह है उसकी तुलना की जा रही है टू एंशिएंट फर्टिलिटी, जो प्राचीन जो उर्वरता के लिए, जमीन के उर्वरता के लिए जो कल्ट्स यूज होते थे। कल्ट्स मतलब कि बहुत ही गंदी गंदी प्रथाएं जो होती हैं वो जो यूज होते थे, वो किसके साथ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इवेंगेलिकल्स ऑफ मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ चाइल्ड लेबर ड्यूरिंग अर्ली इंडस्ट्रियलिज्म? क्या जो शुरुआती फेज था, औद्योगिकीकरण था, तो उस वक्त जो बच्चों के साथ जो बच्चे जो लेबर करते थे, लेबर का काम करते थे, क्या स्थिति थी? ओनली एट नाइट, सिर्फ रात में काम करते थे। 1 आवर पर डे, 1 घंटा काम करते थे। ऑप्शन सी 12 to 14 आवर्स पर डे, 12 से 14 घंटा काम करते थे। या नो चाइल्ड लेबर वाज अलाउड, या बच्चों से लेबर करवाना, बच्चों से फैक्ट्री में कटवाना बिल्कुल उसकी अनुमति नहीं थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 to 14 आवर्स पर डे। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट आयरनिक रियलाइजेशन is mentioned about farming? Option A, water is useless. Option B, sacrifices were never necessary. Fertility gods were real. Only magic grows crops. कह रहे हैं कि किस चीज का रियलाइजेशन हुआ, उनको पता चला इस पैसेज के हिसाब से कि फार्मिंग मतलब खेती में किस चीज के बारे में बड़ा ही एक आयरनिक रियलाइजेशन हुआ, बहुत ही एक व्यंग्यात्मक तरीके से, या बहुत ही एक हंसने लायक कि हम कैसा सोचते थे और कैसा होता है।
क्या रियलाइज हुआ उनको? देखो क्या लिखा हुआ है, इट हैज नाउ बीन डिस्कवर्ड, कि अब जब हमारा समाज बहुत ही थोड़ा लॉजिकल हो गया है, वैज्ञानिक खोज करने लग गया है, हर चीज में क्यों कैसे करने लग गया है, तो हमें पता चला कि ग्रेन विल ग्रो, जो अनाज है वो ग्रो होगा, उपज होगा, विदाउट बीइंग वाटर्ड बाय ब्लड, मतलब खून से सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। जो हम बलि देते हैं इन्फेंट्स का, इन्फेंट्स मतलब वो बच्चे जो ठीक से चल भी नहीं है, माँ के गोद में है, उनका बलि दे दिया जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हम उनका खून से, जब तक जमीन को अर्पित नहीं करेंगे तब तक फसल अच्छी होगी नहीं, अब जाके वो पता चला है। तो वही है ये आयरनिक रियलाइजेशन, मतलब कि ऐसा जिसको सुन के हम खुद के ऊपर हंसेंगे। एक तरीके से ये जो समझ हमारे अंदर आई है, ये बड़ा ही हम पे व्यंग्य कस रहा है कि कैसे थे हम बच्चों के खून से ये सोचते थे कि खून जाएगा धरती में तो उपज होगा। तो ये कह रहे हैं कि वो क्या रियलाइजेशन था, तो यही रियलाइजेशन हुआ कि सैक्रिफाइसेस वर नेवर नेसेसरी, जो बलि देना है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 94, which took longer to improve without sacrifice or abuse? Cotton production, metal work, grain cultivation, textile dyeing। कह रहे कि which took longer, किसने ज्यादा लंबा समय लिया है इस चीज को बताने में कि हमें बलि और ये गलत चीजों की जरूरत नहीं है उस चीज को करने के लिए। तो देर से ही पता चला कि हमें जो ग्रेन कल्टीवेशन है, जो हम अनाज जो उगाते हैं, उसमें हमें बलि वगैरह की इतनी आवश्यकता नहीं है। हमें अपने मिट्टी को जो उसके अंदर चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो भी चीज चाहिए मिट्टी में, पानी चाहिए, तो वो चीज चाहिए, ना कि बच्चों का खून चाहिए। क्लियर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द ऑथर्स फाइनल टोन रिगार्डिंग ह्यूमन प्रोग्रेस? कह रहे हैं कि ऑथर का फाइनली उनका कैसा टोन है मानव के प्रोग्रेस में, कि मानव किस तरीके से बढ़ा। पैसिमिस्टिक है, बिल्कुल निराशाजनक है, सिनिकल है, शक्की है, शक करने वाला, शक करने जैसा है, स्लाइटली होपफुल, थोड़ा सा आशावादी है, या कंफ्यूज है। तो स्लाइटली होपफुल है कि धीरे धीरे ही सही हम लोग पहले से ज्यादा अच्छे हो गए। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज कॉल्ड द लास्ट ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन? कह रहे कि हिस्ट्री से पहले भी लास्ट में सबसे अगर किसी चीज का खोज हुआ है तो किसका हुआ है? राइटिंग का, एग्रीकल्चर का, फायर का, या लैंग्वेज का? तो राइट आंसर हो जाएगा राइटिंग। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, हाउ डिड राइटिंग डेवलप अकॉर्डिंग टू द ऑथर? कह रहे कि ऑथर के हिसाब से जो राइटिंग है, जो लिखने की शुरुआत हुई है, वो कैसे उसका विकास हुआ? ऑल एट वंस, एकदम एक साथ ही उसका हो गया? थ्रू मैजिक, जादू हुआ? ऑप्शन सी ग्रेजुअली, एकदम धीरे धीरे? ऑप्शन डी थ्रू मैथमेटिक्स, गणित के थ्रू? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेजुअली, एकदम धीरे धीरे इसमें विकास आया है। किसमें? लिखने की पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग? कह रहे हैं कि पहले जो लिखते थे, सबसे पहले किस चीज में लिखते? अभी आप लिखते हो तो लिपि का यूज करते हो, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखते हो, जो आपका लैटिन ग्रीक है उसमें आप इंग्लिश लिखते हो। तो वही है कि ये जो आप राइटिंग लिखते हो, सबसे पहले अर्लीस्ट फॉर्म क्या था उसका? सबसे पहले किस फॉर्म में हम लिखते थे? आप बताओ। कि जैसे मान लो कि एक बच्चा होता है, उसको भाषा आती नहीं है, तो फोटो के थ्रू समझाते हो ना, तो सेम चीज यहां पर है। ऑप्शन ए अल्फाबेट, ऑप्शन बी पिक्चर्स, ऑप्शन सी सिलेबल्स, ऑप्शन डी नंबर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा पिक्चर्स।
कि सबसे पहले अगर हमने हाथ से लिख कर कुछ समझाने की कोशिश की है तो वो क्या है, पिक्चर्स के थ्रू है। जैसे मान लो मैं आप लोगों को, मैं मतलब मेरी पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप लोग मजाक मत उड़ाना, मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो जैसे मान लो कि इस आदमी के पास देखो ये आदमी है, ठीक, ये आदमी है, इस आदमी के पास इसके हाथ में ये रोटी है, क्या है, रोटी, मैं रोटी लिख देता हूँ, ठीक, रोटी है, ठीक। एक कुत्ता आया, अब कुत्ता मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक, ये कुत्ता आया, ठीक, एक कुत्ता आया, ठीक, आप अंबिका सर हंसिए मत, ये कुत्ता आया, ठीक, और रोटी छीन कर भाग गया। अब यहाँ पे मैं इसे लाइन डाल दूंगा, ठीक, और यहाँ पर आदमी यहाँ पर ऐसे है और कुत्ता अब यहाँ पे है, कुत्ता जो है ये यहाँ पे, और यहाँ पे रोटी इसके मुंह में लगी हुई है, ठीक। तो अब यहाँ पर आप क्या समझोगे कि यहाँ पर रोटी छीना, बहुत सारा चीज कंफ्यूजन होगा ना आपको, क्या चल रहा है ये मान लो ये कुत्ता है, रोटी लेकर भाग रहा है, तो अब जब मान लो किसी गुफा में गए आप और आपको ये चीज मिला, मतलब पुराने जमाने का, ठीक, पुराने जमाने में आप चले गए, आप किसी गुफा में गए, उस गुफा में आपको ये चित्रकारी ऐसी दिखी, तो अब आप पता है क्या हो गए, आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए, ऐसे ही काम करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और उसको डिकोड करेंगे क्या हुआ होगा। कोई सोचेगा कि रोटी है, ये कोई जानवर है, उसको वो दे रहा है, फिर जो दे रहा है तो यहां पर दे दिया और अपना वो जाने लगे, ये सोचेंगे। ये संभवतः ये भी सोच सकते हैं रोटी छीना और भाग गया, इतने कलाकार हम लोग नहीं हुआ करते थे। तो इसी को बोलते हैं पिक्चर फॉर्मेट में, इसका आंसर जो है ना पिक्चर फॉर्मेट, मतलब सबसे पहले अगर राइटिंग देखी गई है तो वो पिक्चर फॉर्मेट में ही देखी गई है। एक बार फिर से मेरे राइटिंग पे आप लोग मत हंसना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 99, हाउ ओल्ड इज पिक्चर बेस्ड राइटिंग अकॉर्डिंग टू द ऑथर। कह रहे हैं कि जो पिक्चर बेस्ड राइटिंग है, जैसे अभी जो मैंने आपको ये दिखाया पिक्चर बना के, ऐसी जो राइटिंग है ये कितनी पुरानी है, newer than speech, as old as speech, much newer than speech, not related to speech, कि जो हम बोलते हैं मुंह से उससे नया है। कहते हैं कि as old, जितना ही पुराना हमारा मुंह से बोलना है उतना ही पुराना पिक्चर वाला है। much newer than speech, स्पीच से तो कई गुना नया है। नॉट रिलेटेड टू स्पीच, ये बोलने से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये उतना ही पुराना है जितना कि मुंह से बोलना। 100 क्वेश्चन सेंचुरी, और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इन चाइना, कि चाइना में जो राइटिंग का विकास हुआ है उसके बारे में लेखक ने क्या कहा है। It advanced past the alphabet, it never moved to alphabetic writing, it skipped syllables, it developed completely independently। तो ये जो चाइना की जो राइटिंग है, कह रहे हैं कि क्या ये आंसर सही है, इट एडवांस्ड पास्ट द अल्फाबेट, कह रहे हैं कि जो अल्फाबेट है इससे भी कुछ एडवांस है। इट नेवर मूव टू अल्फाबेटिक राइटिंग, ये कभी भी अल्फाबेटिक राइटिंग पे पहुंचा ही नहीं। चाइना वाले लोग पिक्चर फॉर्मेट में ही रह गए। आप कभी गूगल करना, उनका ऐसा ये चल क्यों नहीं रहा है, देखो ये मक्खी डिस्टर्ब कर रही है, ए मक्खी तुम जाओ यहाँ से। उनका पिक्चर फॉर्मेट में ही रहता है, देखना कुछ ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ लगा रहेगा, ऐसे ही कुछ, अब पता नहीं बट ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही कुछ पिक्चर फॉर्मेट में उनका रहता है। तो ये कह रहे हैं कि ऑप्शन बी में कि वो कभी राइटिंग पे पहुंच ही नहीं पाए, पिक्चर फॉर्मेट में ही उनका हर चीज है। इट स्किप्ड सिलेबल, उन्होंने कभी सिलेबल पे ध्यान नहीं दिया, स्किप कर दिया, मतलब उसको उन्होंने उसको छोड़कर आगे बढ़ गए। इट डेवलप्ड कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली,
जो इनका राइटिंग है उन बिल्कुल आजादी पूर्वक विकास हुआ। तो लेखक के हिसाब से यही है कि वो कभी भी अल्फाबेटिक राइटिंग पर नहीं पहुंचे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो 100 क्वेश्चन हो गए माय डियर स्टूडेंट्स, एंड इट्स टाइम टू से यू गुड बाय। एक्चुअली बाय बोलने का मन नहीं करता है, बट क्या करें, हर कोई आपसे मिलता है बिछड़ने के लिए। सो इट्स टाइम, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, गुड नाइट।